अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफ नासिर और मैं भी आप ही की तरह सीए का एक अदना सा स्टूडेंट हूँ। तो यार आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपसे ज़रा छुप के बात कर रहा हूँ। तो यार मैं ना आई कैप के कुछ फेवरेट एरियाज़ के बारे में आपको बताना था। तो मैंने कहा यार अगर आई कैप को पता चल गया और उसने अपना फेवरेट एरिया चेंज कर लिया तो पेपर में बैठ के तो आप मुझे ही गालियाँ दे रहे होगे ना कि हम पता नहीं किसकी बातें सुनते रहे। तो यार इसको ज़रा राज रखते हैं और आप भी दूसरों को टैग कर करके मत बताना, ठीक है। तो यार सबसे पहले जो है ना, जो अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ख़ास तौर पर उनको मैंने ये कहना था कि जो मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट है ना यार, उसको बार बार रिवाइज़ करना, क्योंकि सिंगल एंट्री हो, फाइनल अकाउंट हो या डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, वो मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट जो है ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें घुसा ही देता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको जो पेपर में ना ये मुफ्त के नंबर्स हैं जो उसने हर सवाल के अंदर, हर पेपर के अंदर कभी ना कभी पूछने ही होते हैं, तो ये वाले नंबर नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको डेटर्स का ग्रोसअप करने वाली वो बात याद होगी, क्योंकि उसने बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स नेट ऑफ करके लिखे होते हैं, तो आपने जब उस पर प्रोविजन कैलकुलेट करनी होती है तो डेटर्स को ग्रोसअप करना पड़ता है। तो यार ये वाले जो एडजस्टमेंट है ना, इसको भूलना नहीं है, इसको ज़रूर देखना है कि यार ये किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा जो डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हैं या जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हो जाए या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का हो जाए, आई कैप की बड़ी फेवरेट है यार रिवर्स वर्किंग। आपने रिवर्स वर्किंग वाले क्वेश्चन जो हैं ना वो आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि यानी कि जिससे क्लोजिंग बैलेंसेस से ओपनिंग बैलेंसेस में जाना है। मुझे अभी भी एक सवाल याद है वो, जिसमें आप क्लोजिंग डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, उसमें आप क्लोजिंग बैलेंस से ओपनिंग बैलेंस में जाते हो, तो जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उसके अंदर डिस्पोज ऑफ एसेट्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हुए उनका क्लोजिंग बैलेंस के अंदर बैलेंस शामिल नहीं होता। मैं जानता हूँ मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन जिन बच्चों ने ये सवाल किया हुआ है उनको ये सवाल का पता होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो ये सवाल ज़रूर कर लें। मुझे अब नाम नहीं याद, सवाल को ढूंढ कर वो वाला सवाल ज़रूर कर लें। इसके अलावा यार डिप्रिसिएशन की डिस्पोजल की एंट्रीज़ को ज़रूर रिवाइज़ करके जाना है, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी एडजस्टमेंट जो सी है ना वो उसने ज़रूर देनी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यार मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि जब सवाल करोगे तो टी अकाउंट्स जब बनाओगे तो एक पेज के ऊपर 2 या मैक्सिमम 3 टी अकाउंट्स बनाना, इससे ज़्यादा टी अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ही सवाल में घुल मिल कर परेशान मत हो जाना, छोटा छोटा सवाल मत करना, खोल खोल कर सवाल करना। और उसके अलावा यार जब भी आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट का सवाल कर रहे होगे ना, तो या सिंगल एंट्री का या फिर फाइनल अकाउंट का, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे होगे, चाहे इंट्रो है, चाहे FR1 है, FR2 है या कॉस्ट है, जो भी है, उसके अंदर आप जब भी बना रहे होगे तो आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को इकट्ठा स्टार्ट करना है और इकट्ठा बनाने की कोशिश करनी है। नहीं समझ आई, मैं बताता हूँ। यानी कि आपने बैड डेट एक्सपेंस कैलकुलेट किया तो उधर आपने बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स में से बैड डेट माइनस करके या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके आपने बैलेंस शीट के अंदर लिख देनी है। और इसी तरह जब आपने एसेट्स की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट किया तो आपने जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एसेट की नेट बुक वैल्यू लिख देनी है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आपकी एक साथ अपडेट हो रही होगी और आपको जो है एक पोर्टफोलियो बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको दोनों तरफ से मार्क्स कंबाइन होकर आ रहे होंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये कहो कि मैं नेट प्रॉफिट निकाल कर बैलेंस शीट के ऊपर जाता हूँ तो यार वो अप्रोच गलत है। आप वहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगी और इनकम स्टेटमेंट में से नेट प्रॉफिट सही आना बड़ा मुश्किल काम है। तो यार इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर कर। उसके अलावा यार एथिक्स का एक क्वेश्चन है, वो आई कैप का बड़ा एथिक्स का एक जो पार्ट है ना वो आई कैप का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो एथिक्स ना बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी को एक जूस का गिलास देते हो भरकर, तो वो उसको पी तो लेता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसके इर्द गिर्द टिशू पेपर लगाकर और उसको एक रुमाल और प्लेट के ऊपर रख कर दोगे ना तो वो उसको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और उसको बड़ा पसंद आएगा। वो कहेगा वाह वाह वाह, कमाल ही हो गई, मेरी बड़ी इज़्ज़त कर दी है इसने। तो यार ये जो एथिक्स का पार्ट है ना जिसने किया होता है ना, वो एक टिशू पेपर की तरह ही काम करता है, तो आपका जो इंप्रेशन है ना वो बड़ा अच्छा जाएगा। उसके अलावा जो BMBS वगैरह का पेपर दे रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यार घबराना नहीं है, अपने लफ्ज़ों के अंदर लिखते हुए घबराना नहीं है, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे होगे ज़रूरी नहीं कि रटा रटाया कर लिखोगे तो पास हो गया। आप अपने लफ्ज़ों में वहाँ पर अगर बात कन्वे कर देते हो सही तरीके से तो आपका पेपर पास हो जाएगा। लॉ में भी यही केस है, लेकिन लॉ वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि यार लॉ की लैंग्वेज लिखते हुए घबराना नहीं है, जैसे कि इस्पो फैक्टो या वो वॉइड एब इनिशियो, इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो लॉ में यूज़ होती हैं, कोशिश करना कि आपके क्वेश्चन के आंसर के अंदर वो वाली टर्मिनोलॉजीज़ भी यूज़ हों और जैसे लॉ की बुक में लिखा हुआ है तकरीबन वैसे लिखने की कोशिश करना। इसकी वजह ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बंदा अपने लफ्ज़ों में लिखता है वो लॉ के पेपर में फ़ेल हो जाता है, बल्कि इसकी वजह ये है कि लॉ की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टेक्निकल होती है और अगर हम उसको अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि रटा रटाया काम, आसान शब्दों में कह रहा हूँ कि रटा रटाया काम ही पेपर के अंदर प्रेजेंट कर दिया जाए।
इसके अलावा यार जो टैक्स का पेपर देने जा रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाईजान जब पेपर शुरू करोगे तो पहला हाथ ही इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में मत घुसा देना, वहाँ पर ही फंसे रह जाओगे। इनकम टैक्स का क्वेश्चन हो गया, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन हो गया, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हो गया, बजटिंग का क्वेश्चन हो गया, ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, ये पेपर के दरमियान वाले हिस्से में करने होते हैं। शुरू में वो वाले क्वेश्चन करना जो छोटे हैं और जो आप जल्दी नंबर जिनके टैकल कर सकते हो। तो आपने जो ये इनकम टैक्स जब टैक्स का पेपर कर रहे होगे तो सेल्स टैक्स से शुरू करना, और अभी जब तैयारी कर रहे हो तो भी टैक्स में सेल टैक्स की तैयारी पहले करना और उसके बाद इनकम टैक्स को लेकर चलना, क्योंकि सेल टैक्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करता है इनकम टैक्स का पेपर पास करने में। उम्मीद है कि मैं अपनी बात बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ। इसके अलावा यार मेरी बात ज़रूर गौर से सुनो कि मैं जल्दी में बता रहा हूँ, तो क्योंकि आई कैप को पता चल जाएगा ना, इसलिए जल्दी में बता रहा हूँ। यार जितने भी क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पोर्शन वाले हैं ना, जैसे बिजनेस लॉ में लीगल सिस्टम आता है उसमें से 5 से 10 नंबरों का पेपर आता है, एथिक्स में से 5 से 10 नंबरों का पेपर आता है। ये एथिक्स वाला पार्ट तो हर पेपर में मेरा ख्याल है टेस्ट होता है। और उसके अलावा जो जितने भी थ्योरेटिकल मार्क्स वाले जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको पेपर में पहले करने की कोशिश करते हैं हमेशा। सिनेरियो क्वेश्चंस देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन उसमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिनेरियो क्वेश्चन छोड़ देना है। जो पेपर्स आप जो कर रहे होगे, जब पेपर कर रहे होगे उसमें से आपने पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को पकड़ना है और उनका जवाब लिखना है, और उसके बाद आपने सिनेरियो क्वेश्चंस की तरफ आना है। या अगर आपको ज़्यादा आसान लगा तो आप वो वाला पकड़ लेना, अदरवाइज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को पहले करने की कोशिश करना। इसके अलावा यार जो 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, उनको बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम करना। सबसे पहले सारे पेपर की रिक्वायरमेंट्स पढ़ना और देखना कि आपको कौन सा क्वेश्चन आता है, यानी कि आपके कुछ फेवरेट टॉपिक्स होंगे जिस पर आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी होगी। उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने तैयारी बहुत ज़बरदस्त की होगी या जिन्होंने नॉर्मल भी की होगी, कोई मसला नहीं है। तो रिक्वायरमेंट पढ़ना, रिक्वायरमेंट में देखना कौन सा टॉपिक जो आप जिस पर आपकी ग्रिप ज़्यादा है और वो टॉपिक आ गया है तो उसको अकॉर्डिंगली करने की कोशिश करना। इसके अलावा यार अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके जाना, कॉन्फिडेंट होकर जाना, और चाहे तैयारी हो ना हो नींद पूरी लेकर जाना, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला खैर करेगा, पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा यार ये जो मेरा तरीका है ना, ये फुल एंड फाइनल नहीं है। आपने इसको एज अ सपोर्टिव रोल के तौर पर इस्तेमाल करना है। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं पेपर कैसे करना है, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, इसको एज अ सपोर्टिव हैंड या सपोर्टिव रोल के तौर पर आपने इस्तेमाल करना है, अपनी तैयारी पूरी रखना। और इसके अलावा यार इख्तलाफ तो होता ही है, कॉन्ट्रडिक्शन तो होती हैं। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत के साथ आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं आप लोगों को अपने ड्यू डिलीजेंस के साथ जो है ना आपकी हेल्प आउट करना चाह रहा था। अल्लाह ताला मेरी ये कोशिश को कबूल करे। और इसके अलावा यार फारिगी बैठे हुए तो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करो, मेरे माँ बाप के लिए भी। और अगर कोई गलती हुई तो माज़रत के साथ सो सॉरी अगेन। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अल्लाह ताला पेपर ज़रूर पास कर देगा, और अगर नहीं भी होगा तो अपनी बेस्ट देना, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला की हिकमत होती है हर बात में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।